हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो PT 365 की इकॉनमी जो चल रही थी उसका हम ये पार्ट नंबर 8 कवर करेंगे। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से पार्ट इस बार लेट हो गए, बट इन्वायरमेंट में हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक के अंडर मींस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देन नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, PM गति शक्ति एंड सो ऑन, ये हम सारे कवर करेंगे। एंड देन 10-11 जो पार्ट है वो एक साथ ही कवर होगा एंड लास्ट 12th पार्ट आएगा। ओके, सो 3 पार्ट ही बचे हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज DPI। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया था ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, ओके, GDPIR, और एक सोशल इम्पैक्ट फंड। कब किया? ड्यूरिंग द वर्चुअल G20 लीडर्स समिट जब हुई तभी किया। और न्यूज़ में क्या था? GDPIR क्या है? ये एक वन ऑफ द 3 DPI डिलीवरेबल्स है। DPI के 3 डिलीवरेबल्स होते हैं, उसमें से वो एक GDPIR है जो कि एंडोर्स किया जाता है बाई इंडोर्स किया G20 लीडर्स, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में। ओके, अदर 2 डिलीवरेबल्स फिर क्या हुए? एक तो है फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग DPI एंड दूसरा है मोबिलाइजिंग फाइनेंसेस फॉर DPI। ओके, फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग DPI एंड मोबिलाइजिंग फाइनेंसेस फॉर DPI डेवलपमेंट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, दैट इज LMICs। देन ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज MITI। देन एम क्या है इसका? ये ब्रिज करेगा नॉलेज गैप को। कहाँ पे? इन द चॉइसेस एंड मेथडोलॉजीज जो भी हैं रिक्वायर्ड होती हैं डिज़ाइन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए एंड गवर्नेंस के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है GDPIR के? सॉरी, GDPIR के। ओके, ये शोकेस करता है जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में। ओके, दिखाता है, प्रदर्शित करता है फ्रॉम कंट्रीज, ओके, कंट्रीज से, एंड ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, जो भी कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को दिखाता है। एंड दैट हैव डेवलप्ड DPI, जिन्होंने DPI को डेवलप कर लिया है एट स्केल, मीन्स लार्ज लेवल पे। इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स, और कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसमें? मैच्योरिटी स्किल्स हो गया, सोर्स कोड्स होते हैं, गवर्नेंस फ्रेमवर्क होते हैं। करंटली अगर बात करें तो GDPI फीचर जो है 54 DPIs फ्रॉम 16 कंट्रीज। जो GDPIR है फीचर करता है 54 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 16 कंट्रीज में। ओके, देन यहाँ पे सोशल इम्पैक्ट फंड दिया हुआ है। एम क्या है इसका? ये गवर्नमेंट लेड है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। किस लिए? जिससे कि फास्ट ट्रैक कर सकें DPI मीन्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन को ग्लोबल साउथ में। ओके, ये याद रखना, ग्लोबल साउथ। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टेक होल्डर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है एक फंड में एंड हेल्प एक्सेलरेट करते हैं कि SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो अचीव किया जा सके इन LMICs मीन्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। फंडिंग कैसे होगी? इंडिया ने प्लेज किया, प्रतिज्ञा की है, संकल्प लिया है फिर कि इनिशियल कमिटमेंट जो होगा वो 25 मिलियन US डॉलर यहाँ पे होगा इन सोशल इम्पैक्ट फंड। ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट कि अपस्ट्रीम क्या इसके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल असिस्टेंस इनटू कंट्रीज डेवलपिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देन व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? ये एक सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स है। ओके, ये आप काफ़ी अच्छे से याद रखो, सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स है जो कि सिक्योर है, इंटर ऑपरेबल है, बिल्ट है ओपन स्टैंडर्ड्स पे एंड स्पेसिफिकेशंस पे। किस लिए बिल्ड किया गया है? जिससे कि वो डिलीवर्स कर सके एंड प्रोवाइड कर सके इक्विटेबल एक्सेस को पब्लिक को, प्राइवेट सर्विसेज को एट अ सोसाइटल स्केल। ओके, देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे डिजिटल का मतलब बताया गया है। डिजिटल का मतलब है इनेबल करना रिमोट, पेपरलेस, प्रेजेंसलेस सर्विस डिलीवरी को। देन ये कॉस्ट रिड्यूस करता है, कम करता है, एक्सेस को बढ़ाता है, डिजिटल रेल रोड्स बनाना। ओके, देन पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी है पीपल्स के लिए, देन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है ये, एंड गवर्नमेंट ऑर्केस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसमें? इनेबलर है फॉर नेशनल स्केल इनोवेशन के लिए। ओके, ये एक्ट करता है एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह फॉर लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस। देन इकोसिस्टम लेड डेवलपमेंट है यहाँ पे। DPI जो होता है कैन बी प्राइवेट सेक्टर लेड हो सकता है, ये पब्लिक सेक्टर लेड हो सकता है। ओके, यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट लेड या फिर पब्लिक सेक्टर लेड हो सकता है। इकोसिस्टम लेवल इम्पैक्ट की बात करें तो
ये इस्तेमाल किया जा सकता है पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही डोमेन्स में। देन यहाँ पे की पिलर्स दिए हुए हैं डीपीआई के। एक तो ये ओपन है, इंटरऑपरेबल है, एक्सटेंसिबल है एंड स्केलेबल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे रोबस्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा अच्छा खासा, ओके, विथ ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क, डेटा प्रोटेक्शन एट्सेट्रा। रेजिलियंट लोकल इकोसिस्टम होगा, ओके, जो कि एलिमिनेट करेगा इकोनॉमिक, टेक्निकल और सोशल बैरियर्स को, इंश्योर करेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। फाउंडेशनल एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? एक स्ट्रॉन्ग डीपीआई में 3 फाउंडेशनल सिस्टम्स होते हैं, आइडेंटिटी, पेमेंट और डेटा एक्सचेंज। इंडिया में है क्या ये? इंडिया का जो डीपीआई आर्किटेक्चर है, जिसे इंडिया स्टैक हम बोलते हैं, इंडिया स्टैक के बारे में आप प्लीज़ पढ़ो थोड़ा अलग से भी। ये कंसिस्ट करता है आधार का, जो कि आइडेंटिटी है, ओके। देन यूपीआई एंड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी है, जो पेमेंट्स हो गया। एंड डिजी लॉकर एंड अकाउंट एग्रीगेटर भी है, जिसे डेटा एक्सचेंज बोलेंगे। सो सारे के सारे 3 फाउंडेशनल सिस्टम्स या फिर एलिमेंट्स आप बोल सकते हो हैं। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली मार्क की उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह पढ़ना। लॉजिस्टिक्स सेक्टर इन इंडिया। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स जो भी होता है वो लॉजिस्टिक्स है। बिटवीन पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन हो गया, अलाइड सर्विसेज, ये सब लॉजिस्टिक्स में आता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइज करता है पोर्ट्स को, स्टेशंस को, एमएमएलपीस को, मीन्स मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स को, वेयर हाउसेस को, कनेक्टेड बाई रोड्स, रेलवेज, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, एयर रूट्स, पाइपलाइंस एट्सेट्रा। जो भी ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ गुड्स है सब लॉजिस्टिक्स में आता है। की क्या एस्पेक्ट्स क्या है? इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर उसकी वैल्यू क्या है? $259.5 बिलियन है 2022 के अकॉर्डिंग। 38 रैंक इंडिया ने वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में पाई थी 2023 के। या आप ये भी याद रखो, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक की है। एंड रैंक मत याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं, या फिर मेंस के लिए आप याद रखोगे आगे तो बेटर रहेगा। 13-14% जो है जीडीपी का, ये कॉस्ट है इंडिया के लॉजिस्टिक्स सेक्टर का, ओके। देन यहाँ पे एनएलपी के बारे में जानते हैं। ये अनाउंस किया गया था 2022 में प्रमोट करने के लिए कि सीमलेस फ्लो हो सके गुड्स का अक्रॉस द कंट्री एंड इम्प्रूव किया जा सके इंडिया के गुड्स के कॉम्पिटिटिवनेस का डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स में। विज़न क्या है इसका? ये बढ़ाता है इकोनॉमिक ग्रोथ को थ्रू एन इंटीग्रेटेड, सीमलेस, एफिशिएंट, रिलायबल, ग्रीन, सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से। कैसे? बाय लेवरेजिंग, इस्तेमाल करके बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस का एंड स्किल्ड मैन पावर का। टारगेट्स क्या है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के? ये रिड्यूस करता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की इंडिया में, जो कि काफ़ी पड़ जाती है, रोड खराब होती है एंड सो ऑन, इसकी वजह से। और ग्लोबल बेंचमार्क बनाने रहे इसे बाय 2030, ओके। देन इम्प्रूव करेगा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग जो इंडिया की है, एंड अमंग 25 लाना चाहता है बाय 2030, ओके। देन क्रिएट करेगा डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म को लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए। देन इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अगर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की, तो ये होगा थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान, जिसे क्लैप बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे। विच कंसिस्ट ऑफ इंटरवेंशंस डिवाइडेड टू स्पेसिफिक एक्शन एरियाज। ये स्पेसिफिक एक्शन एरियाज देखते हैं। यहाँ पे 8 एक्शन एरियाज है क्लैप के, मीन्स कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान, ओके, ये देखो। देन इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम होगा यहाँ पे। स्टैंडर्डाइजेशन होगा फिजिकल एसेट्स का एंड बेंचमार्किंग होगी सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की। लॉजिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। स्टेट इंगेजमेंट है यहाँ पे। एग्जिम मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लॉजिस्टिक्स है। देन सर्विस इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क है यहाँ पे। सेक्टोरल प्लान है फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स। देन फैसिलिटेशन होता है यहाँ पे डेवलपमेंट का, किसकी? लॉजिस्टिक्स पार्क्स का। देन प्रोग्रेस क्या हुई है अब तक एनएलपी के अंडर सो फार? डिजिटलाइजेशन, कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है? 614 इंडस्ट्री प्लेयर्स जो हैं वो रजिस्टर कर चुके हैं यूएलआईपी पे, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पे। यूएलआईपी एक डेटा बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेट करता है 34 लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डिजिटल सिस्टम्स को, इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, ओके। इसमें जीएसटी है, ये आप याद रखो।
देन स्टेट एंगेजमेंट की बात करें तो 22 स्टेट्स हैं जिन्होंने नोटिफाई किया कि उनकी लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ क्या होंगी आगे, ओके। देन इश्यूज एंड ग्रीवांस कैसे एड्रेस किए जाएंगे। 29 बिजनेस एसोसिएशंस जो हैं उन्हें इम्पैनल किया गया है लगभग कि ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज पोर्टल में, ओके। सो इस तरीके से इशू एंड ग्रीवांस जो है वो एड्रेस किए जाएंगे। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीड्स रिपोर्ट 2023। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसने अनवेल किया लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट जो है 2023 की, ओके। लीड्स के बारे में बात करते हैं। ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के लाइंस पे 2018 में। ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स किसकी है, वर्ल्ड बैंक की, ओके। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया रैंक किया 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन LPI 2023, हमने ऊपर देखा। LPI 2023 कैसे रैंक किया कंट्रीज़ को, 6 डायमेंशंस ऑफ ट्रेड पे इसने रैंक किया, जिसमें कस्टम्स आता है पहला, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थर्ड ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स है, 4 यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज है, देन ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग 5th हो गया, एंड टाइमलीनेस दैट इज 6। लीड्स जो रैंक करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, ये करता है ऑन द एफिशिएंसी ऑफ देयर लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, ओके। देन यहाँ पे पिलर्स क्या है फॉर मेजरिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस। एक तो है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, जिसमें ये बताया जाता है कि सपोर्ट क्या प्रोवाइडेड है बाई स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फॉर पॉलिसी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। देन इनेबलर्स ऑफ लॉजिस्टिक्स ये हैं या नहीं है, स्टॉक क्या है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, ओके, वो इनेबल कर रहे हैं बना के सब या फिर नहीं। परसेप्शन असेसमेंट की बात करें तो लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, लॉजिस्टिक सर्विसेज क्या है वहाँ पे, एंड ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की भी को भी देखा जाता है, ओके। देन की फाइंडिंग्स ऑफ 2023 रिपोर्ट जो आई है उसकी अगर बात करें तो इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं बाई स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। 21 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ने नोटिफाई किया है उन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसीज़ को, एंड 15 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज जो है उन्होंने इंडस्ट्री स्टेटस प्रोवाइड किया है लॉजिस्टिक्स सेक्टर को, ओके। जो टोटल लेंथ है रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स की वो ग्रीव हुई है बाई अबाउट 21% रोड्स के मामले में, 9% रेलवे ट्रैक्स के मामले में सिंस 2014-15। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज PM गति शक्ति इनिशिएटिव। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि क्योंकि जो फाइंडिंग्स हैं PM गति शक्ति इनिशिएटिव की वो हाईलाइट की गई दैट इन 2 years, जो 2 years हुए हैं सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से आया था अक्टूबर 2021 में। ये फैसिलिटेट करता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एंड डिक्रीज्ड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली, ओके। देन अदर इम्पैक्ट्स क्या हैं गति शक्ति इनिशिएटिव के, यहाँ पे एक्सपेडाइटेड तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है प्रोसेस जो भी है उनका अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, ओके। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो रिडक्शन हुआ है प्री अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन टाइम जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, पहले 3-4 महीने होता था, अभी वो 1 महीने है, ओके। इंक्रीज़ की गई है इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है, कैसे, थ्रू प्रोविजनिंग ऑफ डेटा। इसके बारे में आप थोड़ा जानो ऑन अपकमिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज एट्सेट्रा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा डिजिटल मास्टर प्लान टूल बाय BISAGN, दैट इज़ भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ओके, इन अ डायनेमिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज़ GIS प्लेटफॉर्म। देन यहाँ पे डेवलपमेंट होगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स लाइक भारतमाला, सागरमाला एट्सेट्रा। अगर इन दोनों स्कीम्स के बारे में नहीं आता है PT में कहीं भी तो आप खुद से थोड़ा सा देख लेना 10-10 लाइन के बारे में, ओके। देन गति शक्ति के बारे में बात करते हैं। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान दैट इज PMGSNMP जो है ये एम करता है प्रोवाइड करने के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को टू वेरियस इकोनॉमी जोन्स ऑफ इंडिया, ओके। इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं, ये रेफर करते हैं जो क्लस्टर होता है ना जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर वैल्यू एडिशन सर्विसेज होती हैं वहाँ पे, या फिर अदर सर्विसेज जो कि कैरी आउट की जाती हैं, वो इकोनॉमिक जोन होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लान के, ये इनकॉर्पोरेट करेगा इकोनॉमिक जोन्स को, जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स हैं, डिफेंस कॉरिडोर्स हैं,
इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स हैं एट्सेट्रा इन PMGSNMP, दैट इज PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। देन प्राइमरी फोकस क्या होगा यहाँ पे, सॉरी, ये सेटअप करेगा एक यूनिफाइड पोर्टल को जो कि 16 मिनिस्ट्रीज को एक साथ लाएगा, इंक्लूडिंग रेलवेज एंड रोडवेज टुगेदर। देन प्राइमरी फोकस क्या होगा इसका, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी, यहाँ पे इनोवेटिव फाइनेंसिंग मेथड्स होंगे, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। देन तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। ओके, देन स्कोप क्या है इसका, ये कंप्राइज होगा या फिर इनकम्पास करेगा, जो भी बोल लो आप, अंडर कवर करेगा लगभग 7 इंजन्स को, जो कि रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दैट इज NIP। 6 पिलर्स ऑफ गति शक्ति इनिशिएटिव की अगर बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव है ये, दैट इज इंटीग्रेट करता है सारे एग्जिस्टिंग या फिर प्लान्ड इनिशिएटिव जो भी हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज के। ओके, सभी को इंटीग्रेट एक साथ लाता है। प्रायोरिटाइजेशन यहाँ पे किसका किया गया है, प्रायोरिटाइजेशन किया गया है प्रोजेक्ट्स का थ्रू क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शंस। ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो असिस्ट करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को कि वो प्लान कर सके मॉडिफिकेशन के लिए एंड एक्सपेंशन के लिए आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल गैप्स। क्रिटिकल गैप्स जो इन्हें आइडेंटिफाई करके फिर इन्हें असिस्ट करें। ओके, सिंक्रोनाइजेशन की बात की गई है, ये इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन का, किसका कोऑर्डिनेशन, वर्क का बिटवीन डिपार्टमेंट्स, जिससे कि डिले जो है वो एंड क्लासेस जो होते हैं उन्हें कम किया जा सके। एनालिटिक्स की बात करें यहाँ पे तो प्रोवाइड करता है डेटा जो होता है, सारा का सारा डेटा जो होता है एक ही जगह पे विद GIS बेस्ड स्पेशियल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल। डायनेमिक की बात करें तो आइडेंटिफाई करता है कि वाइटल इंटरवेंशंस क्या है फॉर इन्हांसिंग एंड अपडेटिंग द मास्टर प्लान ऑफ डिपार्टमेंट्स। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, दैट इज DFCS, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है EDFC वो कंप्लीट कर दिया गया है अक्टूबर 2023 में। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होता क्या है, ये एक रेलवे कॉरिडोर है जो कि डिज़ाइन किया जाता है रैपिड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए एंड कमोडिटीज़। ओके, जो कि कैरेक्टराइज होता है बाय हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी। इस पे स्पीड काफ़ी अच्छी हो सकती है एंड कैपेसिटी भी ज़्यादा कैरी करेंगे। ओके, एम क्या है, डीकंजेस्ट करना। काफ़ी कंजेस्टेड है इंडिया का सेक्टर, ये रेलवे सेक्टर, तो उसे डीकंजेस्ट करना इंडिया के रेलवे नेटवर्क को बाय सेपरेटिंग फ्रेट ट्रैफिक फ्रॉम पैसेंजर ट्रैफिक। ओके, क्वाइट अ गुड थिंग ऑन द रेलवे नेटवर्क। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, यहाँ पे जो DFCCIL है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये डेडिकेटेड एजेंसी है। ये एक होली ओन्ड इंटरप्राइज है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, जो 2006 में सेटअप की गई थी फॉर द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। देन डेडिकेटेड कोल कॉरिडोर क्या है, ये सेम एज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ही होता है, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री जो होती है डेवलप कर रही है DCC एक्सक्लूसिवली किसके लिए, खास तौर पे कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ टू द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्ट मैप जो है वो DFCCIL का दिया गया है। एक तो ये है जो अभी कंप्लीट हुआ है ईस्टर्न वाला। ओके, ये कहाँ से चलता है, दादरी, देन रेवाड़ी, पालनपुर, सनंद, मकरपुरा, न्यू घोलवाड़, वैतरना एंड देन मुंबई। ओके, देन ये एक दूसरा है वेस्टर्न, सॉरी ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है, और हमने ईस्टर्न कंप्लीट किया। ओके, ईस्टर्न कहाँ से चलता है, ये साहनेवाल, पिलखानी, खुर्जा, भौनपुर, सोनागार, गामोह, अंडोल जंक्शन, डंकुनी, खड़गपुर, यहाँ तक जाता है। ओके, सो ये सब कंप्लीट करना है, बाकी का अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। सो अदर यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स ये हुए हैं जो कि न्यू कॉरिडोर्स जो प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर हो गया खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए, ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर हो गया पालघर, डंकुनी, फ्रॉम पालघर टू डंकुनी, देन ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर टू ये राज खरसावान से अंडाल तक जाएगा, देन नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर है विजयवाड़ा से इटारसी तक जाएगा। सो ये सब प्रपोज्ड हैं, अभी बने नहीं हैं। ओके, सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इसी के साथ ही। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दैट इज RRTS प्रोजेक्ट। सो ये न्यूज़ में क्यों था,
क्योंकि जो फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS वो लॉन्च किया गया विद नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन, जो कि रन करती है फ्रॉम साहिबाबाद टू दुहाई डिपोट इन उत्तर प्रदेश। ओके, अगर RRTS प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक नया डेडिकेटेड हाई स्पीड हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस है जो कि कनेक्ट करता है रीजनल नोड्स को नेशनल कैपिटल रीजन में। ओके, देन these will operate at a speed of 160 किलोमीटर पर आवर। ओके, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑपरेट करेंगे एंड डिज़ाइन किया गया कि 180 की स्पीड तक ये चल सके। ये डिफरेंट है मेट्रो एंड इंडियन रेलवे से। कैसे? ये केटर करता है उन पैसेंजर्स को जो देखते हैं कि जल्दी से ट्रैवल कर सकें लॉन्ग डिस्टेंसेस को, जहाँ पे कम स्टॉप्स भी आए। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए है। देन यहाँ पे इट विल प्रोवाइड रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल एट हाई स्पीड अलॉन्ग अ डेडिकेटेड पाथवे है। देन NCRTC जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है जो कि इम्प्लीमेंट करती है RRTS इन नेशनल कैपिटल रीजन, दैट इज NCR। NCRTC के बारे में बात करते हैं, जान लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लगता। अगर इसके बारे में बात करें तो इनकॉर्पोरेट किया गया 2013 में एज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। आपसे पूछ सकते हैं कि NCR रीजन में कौन कौन से स्टेट्स का पार्ट आता है। ओके, तो यही है। ये अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे महुआ बोलते हैं, उसके अंडर भी आता है, उसके अंडर आता है। उसका पर्पज़ क्या है इसका? इम्प्लीमेंट करना ऑफ कोर्स RRTS प्रोजेक्ट को अक्रॉस NCR ऑफ इंडिया। ओके, देन कॉम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे एक सेक्रेटरी होता है अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट का, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। देन यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है एक, जो कि नॉमिनी होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। एक नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होता है हर एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट से। फोर नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ऑफ कोर्स वही होगा, डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइनेंस करेंगे, ऑपरेट करेंगे एंड मेंटेन करेंगे RRTS प्रोजेक्ट को। RRTS का फुल फॉर्म याद रखो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ओके, देन यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है थ्रू बेटर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोची वाटर मेट्रो। सो ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि इंडिया की जो फर्स्ट वाटर बेस्ड मेट्रो है, ओके, कोची वाटर मेट्रो, वो फॉर्मली इनॉग्रेट की गई बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, देन कोची वाटर मेट्रो की बात करें यहाँ पे तो कोची वाटर मेट्रो एक इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कनेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स को सिटी के थ्रू इट्स इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ वाटरवेज से। ओके, यहाँ पे जो बोट्स होती हैं वो यूज़ करती हैं लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड की बैटरीज़ को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैटरीज काफ़ी स्पेशल हैं। ये चार्ज की जा सकती हैं 15 मिनट्स में यूजिंग अ स्पेशली बिल्ट चार्जिंग सिस्टम। LTO बैटरीज सेफेस्ट कॉमर्शली एक्सेसिबल बैटरीज इन द वर्ल्ड है एंड ऑल्सो ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग है। लाइफ साइकिल इनकी 7 to 10 ईयर्स है। ओके, लॉन्गेस्ट लास्टिंग मीन्स डिस्चार्ज नहीं होंगे जल्दी, काफ़ी लंबी चलेगी बैटरी। ओके, लास्ट ईयर क्या हुआ था, कोची वाटर मेट्रो ने प्रेस्टिजियस गसीज अवार्ड जीता था फॉर द बेस्ट कॉमर्शियल पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट इन द वर्ल्ड के लिए। देन अदर सच इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है IWT सर्विसेज की अगर इंडिया में बात करें तो रोरो है एक जो चलती है, रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सर्विस फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स हो या फिर पैसेंजर्स हो अक्रॉस वाटरवेज। ओके, जो ये सर्विस है अवेलेबल है वेरियस लोकेशंस पे इंडिया में, जैसे कि मुंबई, गोवा, केरला एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर पे भी असम में आपको मिल जाएगा। रो पैक्स है रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर। ओके, फेरी सर्विस ये मुंबई से मांडवा के बीच में चलती है, महाराष्ट्र के ये दोनों हैं, जो कि डेवलप की गई है अंडर ईस्टर्न वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के। रिवर क्रूज सर्विस की बात करें तो ये भी है इंडिया में, जो कि वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है गंगा विलास। वो रिसेंटली फ्लैग ऑफ की गई थी टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। रिवर क्रूज टूरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा विलास। ओके, ये नाम याद रखो आप। ये कवर करेगा डिस्टेंस को 3200 किलोमीटर से भी ज़्यादा की डिस्टेंस को अक्रॉस 27 रिवर सिस्टम्स इन 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश, दोनों ही कंट्रीज़ में, इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों कंट्रीज़ में। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेशनल कमोडिटी मोबिलिटी कार्ड NCMC।
सो ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI उसने रिसेंटली लॉन्च किया NCMC रुपे प्रीपेड कार्ड को। ये क्या है और न्यूज़ में क्या था, या फिर न्यूज़ कार्ड के बारे में जानते हैं। NCMC ने 2019 में लॉन्च किया, जिसे वन नेशन वन कार्ड भी बोलते हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। ओके, जो कस्टमर है यहाँ पे यूज़ कर सकता है सिंगल कार्ड पेमेंट के लिए अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, इंक्लूडिंग मेट्रो हो या बस हो, सबअर्बन रेलवेज, टोल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी एंड रिटेल, वट एवर इट इज़। ओके, दीज आर चिप बेस्ड, ये चिप बेस्ड हैं, बैंक इश्यूड कार्ड्स हैं ऑन डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म। अदर चिप कार्ड्स के से डिफरेंट है कैसे, NCMC जो है वो डुअल इंटरफेस कार्ड है। ओके, जो कि सपोर्ट करता है कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस को। अब तो ऐसे आने लगे। ओके, देन अगर ये डेवलप किया गया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स in association with NPCI, that is National Payments Corporation of India, CDAC, Center for Development of Advanced Computing and BEL, that is भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये तीनों बॉडीज़ के बारे में, मेनली NPCI एंड CDAC के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो अगर PT 365 में नहीं आता। ओके, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे वर्क करेगा। जो कार्ड है यूटिलाइज करेगा इंडिजिनसली डेवलप्ड पेमेंट इकोसिस्टम को ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि कंसिस्ट होगा NCMC कार्ड, स्वीकार एंड स्वागत का। NCMC कार्ड ये इश्यू किया जाएगा बाई पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर लाइक रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड। देन स्वीकार ये स्वचालित किराया, इसका मीनिंग है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम है, डेवलप्ड बाई CDAC। ओके, देन यहाँ पे स्वागत ये स्वचालित गेट है, डेवलप्ड बाई BEL। NCMC चिप कार्ड जो है ये, इसमें एक इनबिल्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटेना होगा जो कि NFC को यूज़ करेगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ओके, टू इस्टेब्लिश करने के लिए एक सिक्योर कनेक्शन को विद स्वीकार एंड सुगत, स्वचालित किराया एंड स्वचालित गेट से, जिससे कि ट्रांसमिट किए जा सके पेमेंट्स। ओके, NFC क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ करती है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए बिटवीन डिवाइसेस। जब वो टच किए जाते हैं फिर पास लाए जा सकते हैं विद इन फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, NCMC के बारे में दिया हुआ है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में। ये ड्यूअल इंटरफेस है, आपने देखा। कॉन्टैक्टलेस इंटरफेस की बात करें यहाँ पे, तो जो मनी है वो स्टोर की जाएगी सेपरेटली एक ऑफलाइन वैलेट में, जिससे कि इनिशिएट किया इसके कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अगर आप कर रहे हो, राइट। देन यहाँ पे लिमिट होगी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं, फिर कितना अमाउंट एक बार में डेबिट होगा आपसे। ओके, देन ये वेरी करेगा कि इशूइंग बैंक आपकी क्या है। देन टॉपअप जो होगा वैलेट का वो सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही कर सकते हो, और ये यूटिलाइज़ करेगा, अगर कॉन्टैक्ट इंटरफेस की बात कर रहे हैं आप, ओके, तो यूटिलाइज़ करेगा मनी कहाँ से, लिंक्ड सेविंग्स या करेंट अकाउंट से। पिन नंबर जो होगा वो रिक्वायर्ड होगा ट्रांजैक्शंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। सो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 जो है, कब किया, ड्यूरिंग थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जो हुई मुंबई में। और न्यूज़ में क्या था, ये प्रिपेयर किया गया बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, क्यों, बनाने के लिए इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम लीडर 2047 तक। ओके, ये फर्स्ट जो मैरीटाइम इंडिया समिट हुई थी वो 2016 में हुई थी मुंबई में, एंड सेकेंड जो हुई वो 2021 में हुई। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की अगर बात करें तो एक कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप है, जिससे कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सो वेयर वी वर, कोई सब अचानक से आया और मैं भूल गया कहाँ पे मैं था। सो यहाँ से चालू करते हैं। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 ये कॉम्प्रहेंसिव रोड मैप है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर को, थ्रू इनिशिएटिव्स अंडर 11 थीम्स। ये थीम्स क्या है, फर्स्ट है सस्टेनेबल एंड ग्रीन मैरीटाइम सेक्टर होगा। यहाँ पे एम करता है 14 मेजर पोर्ट्स जो है उन्हें कार्बन न्यूट्रल, एम्ब्रेसिंग ग्रीन फ्यूल एम्ब्रेस करें, ये सब चाहता है। ओके, 14 मेजर पोर्ट्स के लिए, एंड इंडिया को एक हब बना दे हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन यहाँ पे एक इनलैंड वेसल ग्रीन ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ओके, लॉन्च किया जाएगा। 3 पोर्ट्स टू बी सेटअप, 3 पोर्ट जो सेटअप किए जाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन बंकर्स की तरह,
जैसे कि ये पारादीप पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट है गुजरात का, देन वीओ चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु का। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया पोर्ट्स को इनटू स्मार्ट ऑटोमेटेड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर एंड प्लेस करेगा इंडियन पोर्ट्स को अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 25 पोर्ट्स। ग्लोबल प्लेयर जो है शिप बिल्डिंग में, रिपेयर में, रिसाइकलिंग में, इसमें बात करते हैं, ये अटेन करना चाहता है स्पॉट जो है टॉप 5 ग्लोबल शिप बिल्डिंग सेंटर्स में। देन इंडिया का जो टनेज है वो इम्प्रूव करना चाहता है, क्वाड्रुपल करना चाहता है, पोर्ट कैपेसिटी को रीच करना है 10 मिलियन टन्स पोर्ट कैपेसिटी विद 100% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, मॉडल एट मेजर पोर्ट्स। ओशियन कोस्टल एंड रिवर क्रूज सेक्टर डेवलप करेगा 25 क्रूज टर्मिनल्स को। क्यों? जैसे कि इंडिया को बनाया जा सके एक लीडर क्रूज टूरिज्म में एशिया पैसिफिक रीजन में। ओके, देन इन्हांस्ड लॉजिस्टिक्स इन्हांस करेगा मोडल शेयर जो है कोस्टल शिपिंग का एंड इनलैंड वाटरवेज का फ्रॉम 6% टू 12%। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम करती है इंक्रीज करने पे ऑपरेशनल वाटरवेज को मोर देन 2 फोल्ड। ओके, डबल से भी ज़्यादा। अदर थीम क्या है? ऑफर करेगा मैरीटाइम प्रोफेशनल सर्विसेज को इन एरियाज लाइक मैरीटाइम लॉ, फाइनेंस एट्सेट्रा। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग होगी। मैरीटाइम क्लस्टर डेवलपमेंट होगा फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द सप्लाई चेन। डेडिकेटेड आईएमओ सेल होगी इंडिया में फॉर ग्लोबल मैरीटाइम प्रेजेंस। देन इन एफिशिएंसी इन्हांसमेंट होगा थ्रू अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन इकोसिस्टम। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है उसने लॉन्च किया है हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ग्रीन गाइडलाइन की? हरित सागर गाइडलाइंस 2023 इन्विसास करती हैं इकोसिस्टम डायनामिक्स को। कहाँ पे? पोर्ट डेवलपमेंट में, ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में। साथ ही साथ ये अलाइन करती हैं वर्किंग विद नेचर कॉन्सेप्ट को एंड मिनिमाइज करती हैं जो इम्पैक्ट होता है ऑन बायोटिक कंपोनेंट्स किसका? हार्बर इकोसिस्टम का। ये एम्फेसिस देती है ऑन यूज़ ऑफ क्लीन और ग्रीन एनर्जी का यूज़ हो पोर्ट ऑपरेशन में। डेवलप करती हैं पोर्ट कैपेबिलिटीज़ को फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड बंकरिंग ग्रीनर फ्यूल्स विज ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन अमोनिया है, ग्रीन मेथनॉल या फिर एथनॉल एट्सेट्रा। हाइलाइट्स की बात करें गाइडलाइंस की तो पोर्ट को मीट करनी ही चाहिए गाइडलाइंस। ओके, मस्ट मीट एटलीस्ट 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड्स वायर रिन्यूएबल्स। ओके, एंड 90% हो जाना चाहिए 60% से बाई 2047। ये 2047 में 90% होगा। पोर्ट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एलएनजी बंकरिंग स्टेशन भी पोर्ट्स के पास एक होना चाहिए बाई 2030। देन यहाँ पे सेट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को इन एंड अराउंड एरियाज बाई 2025। अच्छी बात है ये सब। प्रोविजंस जो है फॉर अडॉप्टिंग ग्लोबल ग्रीन रिपोर्टिंग इनिशिएटिव GRI स्टैंडर्ड। ओके, देन एस्पेक्ट्स होंगे यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जो कि पर्टेन करेंगे पोर्ट्स के साथ। देन ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट ग्रीन पोर्ट्स जो है विद 2 वर्टिकल्स है ये, ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव एंड स्वच्छ भारत अभियान। देन यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, ये पायलट प्रोजेक्ट है इंडिया में अंडर द IMO ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट। देन ड्राफ्ट करता है ग्रीन पोर्ट्स पॉलिसी को। ओके, देन लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेलवे सेफ्टी इन इंडिया। सो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो रीसेंट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, उसकी वजह से रेलवे सेफ्टी के जो इश्यू थे वो पूरे इंडिया में घूम रहे थे। ओके, सो इंडियन रेलवेज़ के बारे में बात करते हैं। ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है आफ्टर US, चाइना एंड रशिया। याद रखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद द इंटायर ट्रैक कवरिंग अ रूट ऑफ लेंथ मोर देन 67,000 किलोमीटर। ओके, रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम की अगर इंडिया में बात करें तो ऑपरेशनल लेवल पे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम है, कवच है, हॉट्स 3X फॉर ट्रैक सेफ्टी है, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार है, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एंड अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन है। देन एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कौन सी कमिटीज़ एंड सो ऑन है, कमीशन है ऑन रेलवे सेफ्टी, रेलवेज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, देन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF। इश्यूज क्या है रेल सेफ्टी के इन इंडिया? डिटीरियोरेशन हो रहा है कहाँ पे? ऑपरेटिंग रेशियो में, जो कि लिमिट कर देता है जो भी स्पेंडिंग हो सकती है अपग्रेडेशन एंड सेफ्टी में। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ये वो होता है जो रेशियो जो है वर्किंग एक्सपेंसेस का टू ट्रैफिक अर्निंग्स। ओके, मीन्स
ये 107.4% है। इसका मतलब क्या है, जो इंडियन रेलवेज है वो 107 रुपये स्पेंड करती है 100 रुपये अर्न करने के लिए ट्रैफिक ऑपरेशंस में। ओके, तो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते, कम अर्न करते हैं, इस वजह से अपग्रेडेशन सेफ्टी में पैसे डाल नहीं पाते। डीरेलमेंट्स, जो कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 69% जो रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 18 से 21 के बीच में, वो डीरेलमेंट्स की वजह से हुए हैं। कंजेशन ऑफ ट्रैक्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ऑन अबाउट 10,000 किलोमीटर ऑफ द रेलवे ट्रंक रूट्स जो है वो एक्सीड करती है 125% को। ओके, सो इस वजह से भी कंजेशन बहुत है ट्रैक्स पे, आप देखोगे मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा है। ओके, देन कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी, इसके बारे में बात करते हैं। जेनेसिस कब हुआ था? ये पहले एक रेलवे इंस्पेक्टोरेट था, देन इसे रीडेजिग्नेट किया गया एज द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी 1961। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है इसका। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। इसका रेशनेल है कीपिंग इट अंडर द रेशनेल जो है ऑफ कीपिंग इट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। क्यों ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर है? इसका ये रीज़न है कि टू कीप द CRS इंसुलेटेड फ्रॉम द, जिससे कि वो CRS को इंसुलेट कर सकें फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ रेलवे इस्टेब्लिशमेंट्स एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेनली जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। तो अब ये याद रखो कि कमीशन रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। ओके, मैंडेट क्या है इसका? ये डील करता है विद मैटर्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ रेल, जो हो गए रेल ट्रेवल एंड ऑपरेशंस। देन स्टैट्यूटरी फंक्शंस हैं कुछ, इंस्पेक्टोरियल, इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी अंडर रेलवेज एक्ट 1989। इन्वेस्टिगेट करता है सीरियस ट्रेन एक्सीडेंट्स को। देन स्टेप्स क्या लिए गए हैं रेलवे सेफ्टी के लिए इंडिया में? एक तो RRSK है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ये एक डेडिकेटेड फंड है जो कि क्रिएट किया था 2017-18 में, क्लियर करने के लिए बैकलॉग जो भी है क्रिटिकल सेफ्टी के एंड रिलेटेड वर्क के रेलवेज में। ओके, देन यहाँ पे एक फास्टर डिप्लॉयमेंट है LHB कोचेस का, लिंक हॉफमैन बुश कोचेस। ये कोचेस जो होते हैं कंसीडर किए थे बहुत ज़्यादा सेफर होते हैं देन जो इंडिया में मेनली कोचेस है ICF कोचेस, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये आपको राजधानी में मिल जाएंगे LHB कोचेस। ओके, एडवांटेज जो है LHB कोचेस के वो इंक्लूड करते हैं कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हॉलेज कॉस्ट कम होती है, स्पीड ज़्यादा हो सकती है इससे, कॉरोजन नहीं होता ज़्यादा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होती है, पैसेंजर कंफर्ट ज़्यादा होता है एंड सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी होती है। ओके, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज़ BMS, ये एक वेब बेस्ड IT एप्लीकेशन है जो कि डेवलप किया गया टू फैसिलिटेट 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ये इंटरलॉक करता है। इंटरलॉकिंग एक सिस्टम है जो कि मेंट है टू इंश्योर दैट कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स जो हैं वो सेंड नहीं किए जाते ट्रेन्स को। ओके, देन कवच सिस्टम का इंट्रोडक्शन, ये वन ऑफ द सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया टू एलिमिनेट ट्रेन कोलाइडिंग विद ईच अदर। बॉक्स में देखते हैं डिटेल्स के लिए कवच के बारे में। कवच एक इंडिया का ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि डेवलपमेंट में है सिंस 2012। ओके, अंडर द नेम क्या है इसका? TCAS नेम है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये आप याद रखो इसके बारे में, कवच के बारे में, क्योंकि एक्सीडेंट भी हुआ था एंड सो ऑन। ओके, विच गॉट रिक्रिस्टेंड टू कवच और आर्मर। पहले ये नाम था, अब कवच या आर्मर कर दिया गया, फिर भी याद रखो पुराना नाम। ओके, ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड है बाय रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ RDSO इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंडस्ट्री। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट किसे बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बोलना। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि विद सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल जो है इसका 4 है, SIL 4 स्टैंडर्ड्स के साथ। की फीचर्स इसमें क्या है? ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन बाय प्रिवेंटिंग ट्रेन्स टू पास द सिग्नल एट रेड, ओके, विच मार्क्स डेंजर। एक्टिवेट करता है ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली अगर ड्राइवर नहीं कर पाता है उसे, ओके, एज पर स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। प्रिवेंट करता है कोलिजन को बिटवीन टू लोकोमोटिव्स जो कि इक्विप्ड है विद फंक्शनल कवच सिस्टम होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे रिले करता है, प्रसारण करता है SOS मैसेज का ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। यहाँ पे सेंट्रलाइज लाइव मॉनिटरिंग होती है ट्रेन मूवमेंट्स की थ्रू नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। इन कवच, अगर कवच की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होती है एक्सीडेंट्स की या फिर एरर की वो 1 होती है इन 1000 ईयर्स। वेरी इफेक्टिव। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है MORTH, उसने रोल आउट किया है इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर व्हीकल्स
जिससे कि वो असेस कर सके सेफ्टी इन केसेस ऑफ कोलिजन। ओके, न्यूज़ में और क्या था, ये इनेबल करेगा इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को टू गेट देयर व्हीकल्स टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड ऑन अ 5 स्टार रेटिंग स्केल। किसके बेसिस पे? एज पर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स AIS 197। AIS 197 कंटेन करता है ओवरऑल असेसमेंट मेथड को, व्हीकल सिलेक्शन प्रोसीजर को, वेरियस टेस्ट एंड उनके असेसमेंट प्रोटोकॉल्स को। ये मॉडल्ड है ऑन द लाइन्स ऑफ ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल एनकैप के बेसिस पे लाइंस पे। ओके, जो कि प्रमोट करता है यूनिवर्सल अडॉप्शन किसका? यूनाइटेड नेशंस मोटर व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड का वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल एनकैप एक मेजर प्रोजेक्ट है टू ऑफ द टूवर्ड्स जीरो फाउंडेशन का। ओके, जो कि एक यूके रजिस्टर्ड चैरिटी है। यहाँ पे देखते हैं कंपैरिजन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का, भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप एंड यूरो एनकैप का। फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट देखें तो ये तीनों में ही प्रेजेंट है, साइड इम्पैक्ट टेस्ट भी तीनों में प्रेजेंट है, पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट तीनों प्रेजेंट है। विप्लैश टेस्ट भारत एनकैप में नहीं मिलता आपको, बट ग्लोबल एनकैप एंड यूरो एनकैप में क्वालिफाई करना पड़ता है। ओके, देन AOP जो है आगे देखेंगे, AOP COP। ओके, ये दोनों में ही प्रेजेंट है। सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज की बात करें यहाँ पे, ये तीनों में ही प्रेजेंट है। देन पेडेस्ट्रियन ऑक्यूपेंट सेफ्टी, ये भारत एनकैप में भी नहीं है एंड यूरो एनकैप में भी नहीं है। एंड ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप में वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन नहीं है, बट ये चीज़ यूरो एनकैप में है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, ये तीन जो भारत एनकैप में नहीं है। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से याद रखो। देन आगे बात करते हैं फीचर्स क्या है भारत एनकैप के। एनकैप की मीनिंग आप याद रखो, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ओके, न्यू कार को ही असेस करेंगे, राइट, तो आप याद रख सकते हो। एप्लीकेबिलिटी, ये पैसेंजर व्हीकल्स पे एप्लीकेबल है जिनमें 8+1 मीन्स 8 सीट्स बैठने के लिए एंड प्लस ड्राइवर सीट, उनसे ज़्यादा नहीं है। एंड ग्रॉस वेट जो है व्हीकल का वो 3500 किलोग्राम से एक्सीड नहीं करता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। विच आर ईदर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड इन इंडिया, और मैन्युफैक्चर या सोल्ड की गई है इन इंडिया। ओके, कंबस्शन इंजन व्हीकल्स हैं एज वेल एज CNG एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये टेस्ट किए जा सकते हैं अंडर दिस प्रोग्राम। टेस्टिंग प्रोटोकॉल की बात करें तो इवेलुएट करेगा एडल्ट ऑक्यूपेंट रेशियो AOP जो मैंने ऊपर बोला था, एंड चाइल्ड ऑक्यूपेंट रेशियो COP को, एंड फिटमेंट ऑफ सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज, ये सब देखा जाएगा। फॉर दिस 3 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, एक फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट होगा, एक साइड इम्पैक्ट टेस्ट होगा एंड साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट होगा। ओके, बेस्ड ऑन द असेसमेंट अगर 2 सेपरेट स्टार रेटिंग्स यहाँ पे दी जाएंगी, AOP और COP को। जो पोल इम्पैक्ट टेस्ट होगा वो तभी कंडक्ट किया जाएगा जब 3 स्टार या उससे ज़्यादा कार सिक्योर कर रही है, पा रही है। ओके, फॉर्मेट क्या होगा टेस्टिंग का? टेस्टिंग वॉलंटरी होगी एंड कार मेकर्स को इनकरेज किया जाएगा कि अपने ऑफर करें कार्स के मॉडल्स को टेस्ट करने के लिए एज पर AIS 197। ओके, देन भारत एनकैप की बात करें तो भारत एनकैप टीम पिक करेगी एक बेस वेरिएंट मॉडल का, जब भी वो इनकरेज करने के बाद ऑफर करेंगे तो वो ये बेस वेरिएंट पिक करेगी मॉडल का, ऑफर्ड थ्रू रैंडम सैम्पलिंग। ओके, रैंडम सैम्पलिंग। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ARAI, ये मैंडेट है जब टेस्टिंग द व्हीकल्स अंडर द स्कीम एट लैबोरेटरीज इन पुणे एंड चकन। पुणे एंड चकन में टेस्ट किए जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लोकेशन याद करना। रिलेटेड न्यूज़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है उसने गाइडलाइंस कुछ इश्यू की हैं रेक्टिफिकेशन के लिए एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स के। ओके, ऑन द नेशनल हाईवेज काफ़ी मिलते हैं आपको। ब्लैक स्पॉट्स किसे बोलते हैं? ब्लैक स्पॉट्स वो होते हैं जो एक रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट जो होता है 500 मीटर का एक स्ट्रेच होता है किसी भी नेशनल हाईवे पे, जहाँ पे या तो 5 एक्सीडेंट्स हुए हैं विथ फैटिलिटीज़ या फिर ग्रीवस इंजरीज हुई हैं पिछले 3 साल में, या फिर 10 फैटिलिटीज़ हुई हैं इन टोटल इन पास्ट 3 ईयर्स। ओके, देन की हाईलाइट्स क्या है गाइडलाइंस के? NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो है वो अंडरटेक कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स टू द ट्यून ऑफ अप टू ₹10 लाख पर स्पॉट्स। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होके, पढ़ते चलो बस। जो एक्सीडेंट प्रोन स्पॉट्स हैं आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड किए जाएंगे बाई रिस्पेक्टिव स्टेट पुलिस चीफ जो होगा वो रिस्पेक्ट करेगा इन्हें रिकमेंड एंड आइडेंटिफाई, और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी करेगी। शॉर्ट टर्म मीजर्स की बात करें तो कॉस्ट करेंगे मोर देन 10 लाख एंड 25 लाख अप टू 25 लाख, वो डेलीगेट किए जाएंगे कंसर्न रीजनल ऑफिसर्स को, बट अगर 10 लाख तक है तो इनके अंडर ही रहेगा NHAI। ओके, देन यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेजर्स इंक्लूड करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज़ हो गई, जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग है विद एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम,
क्रैश बैरियर्स एंड रेलिंग्स, सोलर लाइट्स, ब्लिंकर्स एट्सेट्रा। डकर डिक्लेरेशन भी एक आई यहाँ पे जल्दी ही, ये इट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन प्रिंसिपल बाई 21 अफ्रीकन कंट्रीज ने इसे अडॉप्ट किया इन प्रिंसिपल। ओके, इन प्रिंसिपल क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, आफ्टर द फर्स्ट अफ्रीकन सब रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल प्लान फॉर रोड सेफ्टी, ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट है सपोर्ट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन को ऑफ डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2021-2030। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मिस कर सकते हो ये सब। ओके, इट सेट्स द एम्बिशियस टारगेट ऑफ प्रिवेंटिंग एटलीस्ट 50% रोड ट्रैफिक डेथ्स एंड इंजरीज बाई 2030। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे न्यूज़ में क्यों आया ये, क्योंकि रिसेंटली जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, उसने प्रेजेंट किया 352वीं रिपोर्ट, 352nd रिपोर्ट ऑन फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स इन द कंट्री पे। ओके, पोर्ट्स इन इंडिया की बात करते हैं। पोर्ट्स इन इंडिया जो है वो ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं, किए जाते हैं टू टाइप्स पे, बेस्ड ऑन ट्रैफिक दे हैंडल। ओके, ट्रैफिक के बेसिस पे किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी बेसिस पे नहीं कि बड़े हैं छोटे हैं। ओके, आप याद रखो ये। देन मेजर पोर्ट्स कौन से हैं, दे आर अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, डायरेक्ट एंड फॉल करते हैं यूनियन लिस्ट में इन 7 शेड्यूलों के। माइनर पोर्ट्स कंकरेंट लिस्ट में फॉल करते हैं एंड स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के अंदर आते हैं, रेस्पेक्टिव जिस भी स्टेट में होगा। ओके, 12 गवर्नमेंट ओन्ड मेजर पोर्ट्स हैं, 6 ईस्ट कोस्ट पे हैं, 6 वेस्ट कोस्ट पे हैं। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज 2021 और इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है, ये 2 प्रिंसिपल स्टैट्यूट्स हैं जो गवर्न करते हैं फंक्शनिंग ऑफ मेजर पोर्ट्स को। ओके, देन यहाँ पे मेजर पोर्ट्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, एक तो कांदला पोर्ट है जिसे दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं, ये गुजरात में है। देन मुंबई JNPT, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एंड JNPT, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। मोरमुगांव पोर्ट गोवा में है। न्यू मंगलोर पोर्ट ये कर्नाटक का है। कोचीन केरला में है। देन ईस्ट कोस्ट पे आ जाए तो तूतीकोरिन है। VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। एन्नोर कामराजर पोर्ट चेन्नई में है ये। ओके, ये 2 है अलग अलग, चेन्नई अलग और एन्नोर अलग है। ओके, देन यहाँ पे विशाखापट्टनम, पारादीप एंड कोलकाता है। सो दैट्स ऑल, आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया, यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं। ये टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जो टाइम स्पेंड करता है कोई वेसल एट द पोर्ट अराइवल एंड डिपार्चर के बीच में अक्रॉस इंडियन पोर्ट्स, वो कंसिस्टेंटली डिलाइन हुआ है 94 आवर्स से 52 आवर्स तक। ट्रैफिक की बात करें तो इंडियन पोर्ट्स विटनेस करते हैं कंसिस्टेंट राइज हो रहा है 555 मिलियन टन से 796 मिलियन टन अब ट्रैफिक बढ़ चुका है कंटेनर ट्रैफिक। कार्गो की बात करें तो कार्गो हैंडलिंग जो है मेजर पोर्ट्स की, वो स्टेडली इंक्रीज हुई है ओवर द ईयर्स एंड ऑपरेटिंग रेशियो जो अभी आपने देखा था कितने पैसे खर्च करके कितने कमाते हैं, वो अब 48 से 48 आ चुकी है फ्रॉम 53। ओके, तो ये अच्छी बात है। देन यहाँ पे डू यू नो में दिया है कि ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट जो था इंडिया का वो कोलकाता पोर्ट, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, जो कि एकमात्र रिवरिन पोर्ट है। मुंबई पोर्ट एक जो है इंडिया का वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है एंड हार्बर है। कामराजर पोर्ट जो है या फिर एन्नोर पोर्ट जिसे बोलते हैं तमिलनाडु का, ये ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। देन एफर्ट्स क्या लिए गए हैं दैट हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पोर्ट्स। ओवरऑल मॉनिटरिंग की बात करें जो सागर मंथन डैशबोर्ड है वो डेवलप किया गया फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ पोर्ट्स। रियल टाइम ट्रैकिंग है। सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया टू गिव रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वेसल्स फॉर बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल है, ये एक नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो है, प्लेटफॉर्म है फॉर फैसिलिटेटिंग, क्या फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रेड बिटवीन इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। देन मॉनिटरिंग ऑफ पोर्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। सागर उन्नति हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड एज अ डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल मेजर पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स लाइक टर्न अराउंड टाइम। सो इसी के साथ ही ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और ये यूनिट भी ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। ओके, दिखा देता हूँ आपको कौन से सर्विसेज एंड एनर्जी हम एक साथ कवर करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक डिट। डाउट पूछना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हो छोटे छोटे टॉपिक्स जो मैं स्टार्ट कर दूंगा आगे से पोस्ट करना, सो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय।